Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आबिद M.Tech स्ट्रक्चर। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में। ये मेरी वीडियो काफ़ी दिन बाद YouTube पे पब्लिश हो रही है क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में थोड़ा बिजी था, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। और काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपके देखे कमेंट बॉक्स में कि आपको अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए थी, तो सबसे पहले मैंने ये टॉपिक चूज़ किया जो आपने थंबनेल पे देखा होगा। जहाँ भी सिस्मिक एनालाइज की बात आती है, जब भी हम सिस्मिक एनालाइज करते हैं, चाहे वो स्टैट में हो या ईटैप में हो, तो इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड है IS 1893 जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इस कोड के बगैर हम सिस्मिक एनालाइज नहीं कर सकते। इस कोड में जो हमें क्लॉज दिए गए हैं, उस क्लॉज को हमें फॉलो करना होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं IS 1893 पार्ट 1 2016 जो कि अपडेटेड कोड है, पार्ट 1 जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम करते हैं जनरल प्रोविजंस एंड बिल्डिंग्स के लिए। इसके अलावा पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी हैं जो कि 1893 के हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 2 है। पार्ट 2 हम यूज़ करेंगे लिक्विड रिटेनिंग टैंक्स के लिए। पार्ट 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, ब्रिजेस एंड रिटेनिंग वॉल के लिए यूज़ करते हैं। और पार्ट 4 हम जनरली इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, आप यहाँ पर देखेंगे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग स्टैक्स, इनके लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में, क्योंकि सभी कोड मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए पार्ट 1 को एक्सप्लेन करना है आज, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कमेंट मैंने इससे रिलेटेड देखे, तो इसीलिए मैं आज बहुत डिटेल में कोड के बारे में हम बात करने वाले हैं। सभी जो इम्पोर्टेंट क्लोज हैं इसके, वो जानेंगे कि कोड क्या कह रहा है और कैसे हमें कोड को फॉलो करते हुए अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जो इसका फर्स्ट ऐसा क्लोज है जो इम्पॉर्टेंट है, उसी से हम बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और समझेंगे चीज़ों को कि कैसे हम स्टैट प्रो में जो स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, उसमें कौन कौन से इनपुट्स हमें कोड के देने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो हम कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, उन कॉम्बिनेशन में क्या है कि हम सिस्मिक एनालाइज को इंक्लूड करते हैं 1 टाइम्स, यानी एक कॉम्बिनेशन में एक बार, या तो x डायरेक्शन का या z डायरेक्शन का। ठीक है, दोनों को एक साथ हम यूज़ नहीं करते कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अर्थक्वेक या तो एक साइड से आएगा, x डायरेक्शन से आएगा, या z डायरेक्शन से आएगा। ठीक है, ये z डायरेक्शन जो बोल रहा हूँ मैं, ये स्टैट प्रो कोऑर्डिनेट सिस्टम से बोल रहा हूँ, ना कि ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि आपको एक डायरेक्शन के अर्थक्वेक के साथ 30% दूसरी डायरेक्शन का अर्थक्वेक भी कॉम्बिनेशन में इंक्लूड करना है। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, आपको जो थोड़ा सा क्रिटिकल आपका क्लोज रहेगा, उसको मैं साथ ही साथ एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे, ये मेरा एक स्ट्रक्चर था ऑलरेडी, और इसका मैं एडिटर ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये स्टैट का एडिटर मैंने ओपन किया, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन मेरा अर्थक्वेक का है, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर मेरा डेड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आप देख रहे हैं डेड लोड प्लस अर्थक्वेक, तो 3-4 नंबर मेरा डेड लोड हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको लोड केस भी अगर आप कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 नंबर मेरा 1 जो है मेरा x डायरेक्शन का है, और 2 नंबर जो है मेरा वो z डायरेक्शन का है मेरा अर्थक्वेक। ठीक है, 2 नंबर मेरा z डायरेक्शन का है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ही कॉम्बिनेशन में 1 को भी यूज़ किया है। ठीक है, 1 को भी यूज़ किया है जो कि 100% यूज़ किया है, और दूसरी डायरेक्शन का अर्थक्वेक को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है जो कि 30% लिया हुआ है।
इसी तरह आप सभी कॉम्बिनेशंस में देखेंगे ये मेरे अनफैक्टर्ड कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें मैंने 30% लिया हुआ है। अब आप फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो उसमें भी मैंने आपको दूसरी डायरेक्शन का 30% लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 1.5 का फैक्टर लिया हुआ है एक अर्थक्वेक के साथ में, यानी एक डायरेक्शन के साथ में 1.5, और दूसरी डायरेक्शन के साथ में क्योंकि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3, क्योंकि 30% मुझे लेना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.3 और जो वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो मैंने फैक्टर और अनफैक्टर्ड दोनों में यहाँ पर 30% अर्थक्वेक को लिया है, दूसरी डायरेक्शन का भी, एज पर लेटेस्ट कोड, एज पर अपडेटेड कोड। ठीक है, तो एक क्लोज आपका ये हो जाता है 6.3.2.2 जो कि पेज नंबर 7 है 1893 2016 पे। उसी तरह यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आपको बताया भी गया है यहाँ पर 30% अर्थक्वेक आपको दूसरी डायरेक्शन का लेना है। ठीक है, तो आपकी एक बात ये हो जाती है। दूसरी जो आपकी इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लोज में, नेक्स्ट क्लोज आपका कौन सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 2 है, आप यहाँ पर देखेंगे डिज़ाइन एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन स्टेटप्रो अपने आप करता है, बाय डिफ़ॉल्ट करता है, बट कौन सा फार्मूला यूज़ करता है उसके पीछे वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। AH की वैल्यू फाइंड आउट करता है स्टेटप्रो। AH इक्वल टू Z/2, यानी हमारा जोन जो हम स्टेट में इनपुट में प्रोवाइड कराते हैं, जोन का फैक्टर बाई 2 कांस्टेंट है, SA/G। SA/G की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और उसके बाद R/I, R रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर जो हम प्रोवाइड कराते हैं, और I इम्पोर्टेंस फैक्टर जो हम प्रोवाइड कराते हैं, जो हम स्टेटप्रो में ही इसी कोड में आगे बात करेंगे। SA/G की वैल्यू जो है वो इसी पेज पे दी गई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे SA/G की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। आप देखेंगे स्टैटिक के लिए ये दी गई है वैल्यू, और डायनेमिक के लिए B पे आपको जो है ये रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के लिए आपको ये वैल्यू दी गई। अब ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स, SA/G की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है टाइम पीरियड पे। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको आगे नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, बट अभी इतना समझ लीजिए कि टाइम पीरियड की अकॉर्डिंग ही आपको SA/G की वैल्यू मिलेगी। अगर आपका टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा, अगर आप स्टेटप्रो को एक्चुअल टाइम पीरियड असाइन करा देंगे तो आपकी SA/G की वैल्यू स्टेटप्रो अपने आप कैलकुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको कोड को असाइन कराया हुआ है स्टेटप्रो में, यानी आप अपडेटेड कोड से एनालाइज कर रहे हैं, तो जो भी आपका टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग वो SA/G की वैल्यू ले लेगा। अब देखिए, जैसे आपका टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड से लेकर, यानी कि अगर आपका टाइम पीरियड, यहाँ फर्स्ट की बात करता हूँ मैं, 0.1 से कम है आपका टाइम पीरियड, तो आपकी SA/G की वैल्यू क्या होगी? 1 + 15 मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड, ये कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद अगर आपका टाइम पीरियड 0.1 आपका टाइम पीरियड से कम है, अगर आपके टाइम पीरियड जो है उससे वो जो है आपका टाइम पीरियड 0.1 S से ज़्यादा है, यानी 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है आपका टाइम पीरियड, और 0.4 सेकेंड से कम है आपका टाइम पीरियड, तो उस केस में आपकी जो SA/G की वैल्यू होगी वो सीधी डायरेक्ट जो है 2.5 हो जाएगी। तो इसी तरह जो है ये जो है हमारा, ये रॉकियन हार्ड सॉइल के लिए है, ये मीडियम सॉइल के लिए है, और ये सॉफ्ट सॉइल के लिए। इसी आपने देखा होगा जब हम सॉइल टाइप स्टेटप्रो में असाइन कराते हैं तो सॉइल टाइप का जो इनपुट होता है, जो फैक्टर होता है 1, 2 और 3 होता है, रॉकी, मीडियम एंड सॉफ्ट सॉइल, हार्ड सॉइल, मीडियम सॉइल और सॉफ्ट सॉइल। वो इसीलिए असाइन कराते हैं क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में SA/G की वैल्यू हमें मिलती है। अगर हमें SA/G की वैल्यू करेक्ट नहीं मिलेगी तो हमारी जो AH की वैल्यू है वो हमें सही नहीं मिलेगी, और अगर वो सही नहीं मिलेगी तो आगे एक फार्मूला है जो AH पे ही डिपेंड करता है, डिज़ाइन एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रम पे ही डिपेंड करता है, और अगर ये वैल्यू गलत होगी तो वो वैल्यू भी गलत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए आपको कम से कम AH का जो फार्मूला है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आपका जोन, आपका SA/G की वैल्यू, SA/G की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करके स्टेटप्रो में देना होगा। कैसे देना होगा वो भी मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको समझा देता हूँ। अगर आप देखेंगे इनपुट में हम जाते हैं यहाँ पर इनपुट फाइल में, और जहाँ पर अर्थक्वेक की कमांड होती है हमारी, ये मेरी अर्थक्वेक की कमांड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ,
यहाँ डिफाइन से स्टार्ट हुआ है, कोड हमने डिफाइन कराया 1893 लोड, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेरा सीरीज 6 है, इसलिए स्टेट प्रो सीरीज 6 है, इसलिए यहाँ पर 1893 2016 लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कनेक्ट एडिशन है उसमें जो कोड होता है वो 1893 2016 सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे PX और PZ यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रेंड्स ये टाइम पीरियड है, PX एक्स डायरेक्शन का, PZ जेड डायरेक्शन का। ये आपको कहाँ पर लिखना है ये मैंने आपको बता दिया, इसकी वैल्यू कहाँ पर आपको देनी है, बट इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है वो मैं आपको अभी कोड में आगे बताऊँगा जब वो फार्मूला आएगा। तो आपको यहाँ पर मैन्युअली एक्स और जेड डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि अगर आप खुद से फिल नहीं करेंगे तो स्टेट प्रो अपने आप कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो आप एक्यूरेट कैलकुलेट करके यहाँ पर फिल कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके SA/G की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और जब SA/G की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो आपकी जो AH की वैल्यू है, जो डिज़ाइन एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रम है, वो आपका सही कैलकुलेट होगा। और रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर और इम्पोर्टेंस फैक्टर, ये दोनों फैक्टर ही आपको एज पर कोड ही अपडेट करना है अपने इनपुट में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सॉइल 1 2 3 यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, ये फैक्टर है 1 2 3 जो हम इस स्लाइड में असाइन कराते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है कि आपका रॉक एंड हार्ड सॉइल क्या होती है, मीडियम सॉइल क्या होती है, और सॉफ्ट सॉइल क्या होती है। यानी इसमें यहाँ पर आपको देखेंगे परसेंटेज वाइज यहाँ पर आपको डिफाइन कराया गया है, और जो आपकी सॉइल रिपोर्ट होती है उसमें भी यहाँ पर दिया होता है कि आपकी जो सॉइल टाइप है वो कौन सी है, मीडियम है, सॉफ्ट है, या रॉक्ड एंड हार्ड सॉइल है। तो आप वहाँ से फैक्टर ले सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ भी फ्रेंड्स जो है एक्सप्लेन किया गया है टाइप A, टाइप B और टाइप C। ठीक है, तीनों ही टाइप की सॉइल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब आप टेबल 3 में यहाँ पर देखेंगे सिस्मिक जोन के फैक्टर दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे जोन 3 है, देखिए फ्रेंड्स 2016 में जोन 1 हटा दिया गया है और जोन 5 को ऐड कर दिया गया है, यानी जोन 2nd, 3rd, 4th और 5th। पहले जो था वो जोन 1 2 3 4 था, 1 को हाइड कर दिया गया है यहाँ से और 5th ऐड कर दिया है। अब जोन 2nd का जो फैक्टर है, क्योंकि स्टेट को जोन 2nd तो पता ही नहीं है, उसको फैक्टर पता है, आप फैक्टर यहाँ पर असाइन कराएंगे। तो जोन 2nd का फैक्टर 0.1 है, जोन 3rd का फैक्टर 0.16 है, जोन 4th का फैक्टर 0.24 है और जोन 5th का फैक्टर 0.36 है। तो यहाँ से आप अर्थक्वेक जोन की फैक्टर स्टेट प्रो को बता सकते हैं। आपका जो भी, आप जिस सिटी के लिए भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, उस सिटी का जो भी आपका जोन है वो जोन आपको देखना पड़ेगा इसी कोड में, टेबल में। वो टेबल लास्ट में दी गई है, जब वो टेबल आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जोन भी देख सकते हैं कि अगर आपको जो भी जोन है उसका फैक्टर आपको डिफाइन कराना है, तभी स्टेट प्रो कैलकुलेट करेगा डिज़ाइन एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रम को, जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया था AH का। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो कराया गया है और उसमें सिस्मिक जोन वाइज आपको कलर से समझाने की कोशिश की गई है कि कहाँ पर जोन 2nd है, कहाँ पर जोन 3rd है, कहाँ पर जोन 4th है और कहाँ पर जोन 5th है। ठीक है, ये कलर वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जोन 2nd, 3rd, 4th और 5th। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए SA/G की वैल्यू कैसे आ रही है वो यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं, 2 डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। एक डायग्राम जो है आपका वो स्टैटिक मेथड के लिए है और दूसरा डायग्राम आपका डायनेमिक के लिए है। जैसे कि वहाँ पर SA/G की वैल्यू भी वैसे ही दी हुई थी, पहले स्टैटिक की टेबल थी फिर डायनेमिक की टेबल थी। तो आप देखेंगे स्टैटिक और डायनेमिक में कितना डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर 2.5 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और डायनेमिक में 1 से स्टार्ट हो रही है ना। 1 से स्टार्ट होके अब गई है, फिर स्ट्रेट, फिर आपका ऐसे कर्व में आपकी लास्ट हुई है। तो ये आपका, अगर आप और ज़्यादा डीपली समझना चाह रहे हैं तो इस चार्ट से भी, इस डायग्राम से भी, इस कर्व से भी आप समझ सकते हैं। और डायरेक्ट वैल्यूज़ तो आपको वहाँ पर टेबल में जो मैंने आपको बताई थी दी गई हैं।
और यहाँ भी आपको सॉइल टाइप समझाने की कोशिश की गई है, 1, 2 और 3 टाइप्स। उसके बाद फ्रेंड्स जब और आगे बढ़ते हैं तो अब आप देखेंगे क्लोज 6.4.3.1, इसमें आपको बताया गया है, मैं आपको और जूम कर देता हूँ, जो आपका बीम और कॉलम है, ठीक है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको रिड्यूस कर देना है फ्रेंड्स। अब कितना परसेंट रिड्यूस करना है, बीम में कितना करना है, कॉलम में कितना करना है, वो आपको यहाँ पर परसेंटेज दी गई है। कॉलम के केस में आपको 70% तक रिड्यूस करना है और बीम के केस में आपको 35% तक रिड्यूस करना है अपने सेक्शन का इनर्शिया। वो आप स्टेट प्रो में भी कर सकते हो, वो आप ई टैब में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर स्टेट प्रो में तो हम इनर्शिया रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ई टैब में तो क्लियरली ऑप्शन होता है, बट कुछ लोग स्टेट प्रो में नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया और मैं आपको साथ ही साथ दिखा भी देता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर हाईलाइट करूँगा, ये कॉलम है, इन कॉलम को मैंने रिड्यूस कराया हुआ है। अब कैसे कराते हैं, आप सबसे पहले जर्नल स्पेसिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ बीम पे आप क्लिक करेंगे और बीम पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी रिडक्शन फैक्टर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कॉलम के केस में 70% और बीम के केस में आपको 35% तक करना है। तो 70% यानी 0.7 यहाँ पर आपको फैक्टर दे देना है, 0.7, ठीक है, और ऐड करके असाइन करा देना है कॉलम को। ये आपने RIY में किया, इसी तरह RIZ भी, ठीक है, दोनों करने हैं आपको। एक बार ये कराना है असाइन, एक बार यहाँ पर वैल्यू लिख के फिर ऐड करेंगे, फिर कॉलम को असाइन कराएंगे। इसी तरह 2 टाइम्स बीम को कराना है, यानी 2 टाइम्स मैंने कॉलम को कराया है, RY और RIZ भी, और इसी तरह बीम को मैंने, आप देखोगे यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, 35%, 0.35 यहाँ पर लिखा हुआ है, 0.35% मैंने बीम्स को भी कराया है, RIY और RIZ भी। तो इस तरह आपको जो है असाइन कराना है, ठीक है, इस तरह आपको इनर्शिया को रिड्यूस करना है एज पर अपडेटेड कोड, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं, ये कुछ कैलकुलेशन जो स्टैट प्रो खुद ही करता है, ये फॉर्मूले जो दिए गए हैं ये स्टैट प्रो अपनी कैलकुलेशन करता है और उसी के बाद सिस्टमिक एनालाइज करके हमको देता है फ्रेंड्स। ये जो हमारी इरेगुलर बिल्डिंग आपने देखी होगी, बहुत सी बिल्डिंग तो आपकी नॉर्मल होती है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, बट बहुत सी जो है वो इरेगुलर होती है, वो शेप वाइज भी हो सकती है। वो आपकी शेप वाइज कैसे होगी, आपकी एल शेप में दे दी है, कुछ लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, एल की बेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और आपका जो वर्टिकल पार्ट होता है वो बहुत जो है वो कम हो गया है, कुछ इस टाइप से, जो उसका मतलब स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप से कुछ अलग शेप हो, ठीक है, वो कुछ इरेगुलर टाइप हो, तो उसकी कैलकुलेशंस कुछ अलग होती हैं। तो उसके लिए आपको ये यहाँ से क्लोज टेबल 6 आपको देखनी होगी और आपको पढ़ने के बाद उसको एनालाइज करना होगा, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी फ्रेंड्स, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब मैं जो बात कर रहा था आपको लेटरल फोर्स की, जो अर्थक्वेक का लेटरल फोर्स कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स, वो कैसे होता है, डिज़ाइन लेटरल फोर्स के लिए एक फार्मूला यूज़ होता है जो मैं आपको बता रहा था, VB = AH × W। अब ये VB जो है हमारा, ये तो हमारा डिज़ाइन लेटरल फोर्स है, इसे बेस शेयर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, आपने सुना होगा बेस शेयर। और AH × W क्या है, AH तो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने आपको बताया था डिज़ाइन एक्सीलरेशन फैक्टर स्पेक्ट्रम जो है वो AH = Z/2 था आपका, SA/G/R/I, ठीक है, वो फार्मूला था, उससे तो वैल्यू जो भी आएगी आपकी आप AH में लिख देंगे। और मल्टीप्लाई बाई W क्या है आपका, W है फ्रेंड्स, आप जो जब अर्थक्वेक एनालाइज करते हैं तो आप जॉइंट वेट लेते हैं, ठीक है, वो जो जॉइंट वेट्स हैं उनका टोटल, उनका सम वो W है, ठीक है। तो आपको दोनों वैल्यूज़ मिल गई, अब आप दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे मैनुअली तो आपको VB की वैल्यू भी आ जाएगी, आपका बेस शेयर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं ये दोनों ही फार्मूले, तो ये भी मैं आपको क्लियरली साथ साथ बता देता हूँ। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अब आप देखेंगे इम्पोर्टेंस फैक्टर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है।
कि 1.5 इम्पोर्टेंस फैक्टर जो 1.5 है वो किस टाइप की बिल्डिंग्स में हम यूज़ करते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है क्लियरली कि आपके यहाँ पर फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बिल्डिंग है, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग है, टेलीविज़न स्टेशन बिल्डिंग है, रेडियो स्टेशन बिल्डिंग है, बस स्टेशन बिल्डिंग है, मेट्रो रेल बिल्डिंग है, मेट्रो रेल स्टेशन बिल्डिंग है, रेलवेज स्टेशन, एयरपोर्ट, जो भी हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए हम 1.5 फैक्टर यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेंस फैक्टर। उसके बाद रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए एंड अदर देन दोज लिस्टेड इन सीरियल नंबर 1 में आपको दिया गया है, यानी कि विद ऑक्यूपेसी मोर देन 200% से ज़्यादा अगर आपकी स्ट्रक्चर की ऑक्यूपेसी है, यानी आपके जो बिल्डिंग है उसमें 200 से ज़्यादा पर्सन अगर इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए फैक्टर लेंगे 1.2, जो कि जनरली हम इंडस्ट्रियल में 1.2 यूज़ करते हैं। और ऑल अदर स्ट्रक्चर्स के लिए आपकी कोई रेजिडेंशियल है, कोई विला है, तो उसके लिए आप 1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अदर स्ट्रक्चर के लिए 1 भी दिया गया। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आप इंपॉर्टेंस फैक्टर कैसे चूज़ करेंगे। जो मैंने आपको बताया था डिज़ाइन एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रम का जो फार्मूला था, उसमें एक इम्पोर्टेंस फैक्टर भी आपको वहाँ पर इसकी वैल्यू भी वहाँ पर रखनी थी, तभी वो वैल्यू जो फार्मूला है वो सॉल्व आउट होगा। उसके बाद आप देखेंगे डैम्पिंग रेशियो। फ्रेंड्स, ये डैम्पिंग रेशियो भी 5% फिक्स कर दिया है कोड ने। कैसे कैलकुलेट किया है ये नहीं पता, बट कोड ने फिक्स किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो हम स्टेट प्रो में लेते हैं, यहाँ पर एडिटर में आप देखोगे जोन वाली लाइन में यहाँ पर DM करके 0.05, ये 5% हम यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो फिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी डैम्पिंग रेशियो का भी हमारा हो गया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, देखिए बहुत सारी चीज़ें आप बार बार इसमें रिपीट हो रही हैं। डिज़ाइन एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रम जो है आपका, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें आप जो है डिटेल में पढ़ेंगे कोड में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको नॉलेज भी मिलेगी। बट मैं सिर्फ मेन क्लोज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी ही चीज़ें रखने लगा तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो और आप लोग बोर भी होने लगे शायद। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि कोड फ्रेंड्स, कोड के बगैर कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छे से अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है तो एज़ पर कोड ही आपको डिज़ाइन करना होगा, नहीं तो कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। अगर आपने कोड का रेफरेंस दे दिया तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, और आपका स्ट्रक्चर चाहे प्रूफ चेकिंग के लिए जाए, किसी भी चेकिंग के लिए जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब आपका नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ठीक है, R, जो उस फार्मूले में था। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको एक टाइप बता देता हूँ। मूवमेंट फ्रेम सिस्टम के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ब्रेसिंग के लिए भी दिया गया है, स्ट्रक्चर वॉल सिस्टम के लिए दिया गया है, अलग अलग टाइप में फ्लैग स्लैब। मैं यहाँ पर मूवमेंट फ्रेम्स, यानी हम जो फ्रेम डिज़ाइन करते हैं साइड में, उस फ्रेम की बात कर रहा हूँ। एक फ्रेम होता है, एक शैल होता है। जो हम प्लेट से बनाते हैं वो शैल्स होती हैं। जो हम फ्रेम टाइप बनाते हैं, अपना बीम कॉलम, ये फ्रेम बनता है, तो हम फ्रेम के लिए देखते हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे RC बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मूवमेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए, जो हम ऑर्डिनरी मूवमेंट जो है हमारा, वो हम स्टील में यूज़ करते हैं, यानी 3 फैक्टर स्टील में हमें लेना है। और आप देखेंगे RC बिल्डिंग विद स्पेशल मूवमेंट, क्योंकि जो हमारा RCC स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशल मूवमेंट के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पर हम 5 लेते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप डिज़ाइन करते हैं सिस्मिक एनालाइज की अकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे, कोड को फॉलो करते हैं, तो आप R की वैल्यू जो लेते हैं, RCC के केस में कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, क्योंकि हम स्पेशल मूवमेंट के लिए कर रहे होते हैं। और स्टील स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, आप 3 लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो आप एनालाइज कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी कर रहे हैं। अगर आप RCC स्ट्रक्चर भी ऑर्डिनरी के लिए करेंगे तो आपको 3 लेना होगा, ठीक है। मस्ट नहीं है कि आपको 5 के लिए ही करना है। अगर आप ऑर्डिनरी मूवमेंट से करेंगे तो 3, और अगर आपको स्पेशल मूवमेंट से करेंगे तो 5। इसी तरह स्टील स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर में आप ऑर्डिनरी से करेंगे तो 3 और स्पेशल से करेंगे तो 5। क्योंकि हम स्पेशल से नहीं करते, ऑर्डिनरी से करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर R की वैल्यू स्टील स्ट्रक्चर के केस में 3 लेते हैं, ठीक है। बाकी फ्लैट स्लैब, डुअल सिस्टम, सभी की यहाँ पर R की वैल्यू दी गई है, आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्लोज है, यहाँ पर क्लोज लेवल की टेबल है, टेबल 10, परसेंटेज ऑफ इम्पोर्टेंस लोड। जब आप फ्रेंड्स, जब आप जॉइंट वेट फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो जॉइंट वेट किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए करते हैं। वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, डेड लोड, यानी डेड लोड का 100% लोड लेते हैं हम, और
जो लाइव लोड है वो या तो 25% लेते हैं या 50% लेते हैं, ठीक है। यानी जॉइंट वेट के लिए सिर्फ जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं डेड लोड के साथ में, लाइव लोड या तो 25% लेंगे या 50% लेंगे। अब वो 25% 50% क्यों लेते हैं, वो यहाँ से समझ आएगी चीज़। टेबल नंबर 10 में आपको दिया गया है क्लियरली कि अप टू एंड इंक्लूडिंग 3, या एक लोड 3 जो है ये आपका लोड है, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। अगर आपका लोड 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक है, फ्लोर लोड नहीं बल्कि लाइव फ्लोर लोड मैक्सिमम 3 किलोन्यूटन तक है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 25% लेना है आपको लाइव लोड, 25% इंक्लूड करना है अपनी जॉइंट वेट के लिए। और अगर आपका लाइव लोड फ्लोर पे 3 किलोन्यूटन से ज़्यादा है तो आपको 50% इंक्लूड करना है अपने कॉम्बिनेशन में जॉइंट वेट के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं 3 किलोन्यूटन भी है और 3 किलोन्यूटन से ज़्यादा भी है, तो अब आपको देखना होगा कि 3 किलोन्यूटन ज़्यादा है यानी अप टू 3 किलोन्यूटन तक ज़्यादा है, या 3 किलोन्यूटन से 4, 5, 6 जो भी आपने यूज़ किया है वो ज़्यादा आपने लगाया हुआ है, यानी एरिया किसका ज़्यादा है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा आपको वो इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आपको 25% और 50% जो हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं, टेबल 10 से लेते हैं। और एक चीज़ और मुझे याद आ गई जो इसी कोड में है, हो सकता है हमसे मिस हो जाए क्योंकि इसमें मार्क नहीं लगे हुए हैं, मेरे पास जो हार्ड कॉपी है उसमें मार्क है, वो मेरे ऑफिस में है, बट क्या है कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें जो सिस्मिक एनालाइज में जब हम जॉइंट वेट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसमें जो लाइव लोड होता है वो लाइव लोड टेरेस का लाइव लोड, ठीक है, सिर्फ टेरेस का, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ टेरेस का लाइव लोड हमें इग्नोर करना होता है। यानी अगर आप जब भी जॉइंट वेट ले रहे हैं तो पहले आप टेरेस वाले लाइव लोड को सेपरेट लगाइए, पूरे स्ट्रक्चर पे सेम मत लगाइए और उसको हाइड कर दीजिए, ठीक है। स्ट्रेट रो में हाइड आप जानते हो कैसे करते हैं, उसको हाइड कर दीजिए। उसके बाद आप जॉइंट वेट लीजिए, उसके बाद जब जॉइंट वेट ले चुके हैं फिर आप उसको ऑन कर दीजिए अपने आगे की प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो एक ये भी इसमें क्लोज है स्टेट इसी 1893 2016 में, आगे आएगा अगर तो मैं आपको दिखाऊंगा उसको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये आपका सेम फार्मूला दिया गया है जो आपको मैंने बताया था VB का, क्लियरली यहाँ पे बताया भी किया है। अब आपका टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा था कि टाइम पीरियड आपका S/G की वैल्यू डिपेंड करती है टाइम पीरियड पे। अब टाइम पीरियड के लिए कई बार क्वेश्चन होता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करें। 2 फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर A भी दिया गया है, यहाँ पर B भी दिया गया है और यहाँ पर C भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स C की अगर मैं बात करता हूँ तो C तो ऑल जनरल बिल्डिंग्स के लिए दिया गया है। अब क्लियरली नहीं बताया है कि किस टाइप की बिल्डिंग, बस लिखा हुआ है ऑल जनरल बिल्डिंग, से 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला फार्मूला है ये भी फार्मूला है बट ये थोड़ा लेंथी फार्मूला है, ठीक है। और इसमें जो है इस वाले फार्मूले में जो लेंथी फार्मूला मैं बोल रहा हूँ इसमें x और z डायरेक्शन दोनों का ही हमें अलग अलग आपका जो टाइम पीरियड है वो आएगा, यानी दोनों का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपका अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो आपकी L और Z दोनों ही डायरेक्शन अलग अलग होंगी स्ट्रक्चर की, अगर आपका स्क्वायर है तो सेम होंगी। इसी तरह यहाँ भी आप D की जगह वो वैल्यू लिख के L और Z आप दोनों x और z का अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो फार्मूला आपका A, ये हमारा बिल्डिंग है विदाउट एनी मेजनरी इनफिल्स के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। ये क्लियरली यहाँ पर दिया गया है, ये आप देखिएगा, ठीक है, विदाउट एनी मेजनरी इनफिल्स। ये इसके अलावा अगर आप कोई और किसी दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहे हो तो ये तो आपका ऑल अदर के लिए है। और अगर ये वाला फार्मूला है तो बिल्डिंग विद RC स्ट्रक्चरल वॉल्स, ठीक है, RC स्ट्रक्चरल वॉल्स के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे अगर आपकी बिल्डिंग में RC स्ट्रक्चरल वॉल्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी मैं बोल रहा था मेजनरी वॉल्स हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें स्टील के लिए अलग है, RCC के लिए अलग है और आपका कंपोजिट के लिए अलग है। यानी स्टील और RCC दोनों अगर आपके स्ट्रक्चर में हैं, यानी RCC पोर्शन भी है और साथ ही साथ उसमें स्टील पोर्शन भी है, तो आप ये मिड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब फार्मूला है 0.075 h की पावर 0.75, ये है हमारा RCC के लिए, 0.08 और h की पावर 0.75 ये है आपका स्टील के लिए, और 0.085 h की पावर 0.75 ये है आपका सॉरी ये मिड वाला आपका जो है वो कंपोजिट के लिए है, क्योंकि 0.0 h की पावर 0.75, और लास्ट वाला जो है आपका स्टील स्ट्रक्चर के लिए। जो वैल्यू है, जो पावर की वैल्यू है वो तीनों में सेम है, बस ये आपकी 0.07 होगी, 5 हो गई है, 0.08 हो गई है, 0.085 हो गई है। और h की जगह पर आप क्या करेंगे, बिल्डिंग की हाइट रखते हैं, आपको पता ही है।
तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड, जब आप एक्चुअल टाइम पीरियड निकाल के स्टेट प्रो पे डिफाइन कराएंगे तो ही आपका एक्चुअल आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी और इससे एक्चुअल आपको वीबी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी टाइम पीरियड की बात भी यहाँ पर हो गई है। टाइम पीरियड यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको हाइट कैसी लेनी है, कहाँ से लेनी है हाइट आपको, है ना। तो वो आपको यहाँ पर क्लियरली एरो से दिखाया गया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे डायफ्राम के लिए कहा गया है कि डायफ्राम आपके स्ट्रक्चर में लगाना मस्ट है, स्टेड प्रो में भी और ई टैब में भी। ई टैब में तो लोग जानते हैं ई टैब वाले, बट कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेड प्रो में कैसे लगाएं, स्टेड प्रो में तो डायफ्राम लगते ही नहीं है। फिर वही क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टेड प्रो में अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में जाएंगे और जाने के बाद नोड पे जाएंगे, जो भी हिडन चीज़ें हैं वो फ्रेंड्स स्पेसिफिकेशन में ही है, क्योंकि अपडेट होके जो भी चीज़ें आई हैं वो इसी में आई हैं। और यहाँ नोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप दो ऑप्शन देखेंगे, मास्टर स्लेव और फ्लो डायफ्राम। तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्लो डायफ्राम लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ जितने भी आपके फ्लोर हैं आप लिखते जाएंगे। पहले 1 फ्लोर को करेंगे तो आप 1 लिखेंगे यहाँ पर, उसकी हाइट डिफाइन कराएंगे यहाँ पर। अगर आप रेंज वाइज करना चाह रहे हैं तो हाइट को हटा के यहाँ पर रेंज डिफाइन करा दें, कोई भी एक चीज़ डिफाइन करानी है और यहाँ पर आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर आप अगर अपनी रेंज डिफाइन कराना चाह रहे हैं तो रेंज भी डिफाइन करा सकते हैं। और अगर आप जानते हो ज़्यादा डिटेल में मास्टर नोड के बारे में तो आप यहाँ से मास्टर नोड को भी डिफाइन करा सकते हो अपने स्ट्रक्चर का। ठीक है, वो भी डिफाइन करा सकते हो करके और यहाँ पर ऐड कर दो। तो ये आप यहाँ से डायफ्राम भी लगा सकते हो फ्रेंड्स। डायफ्राम पे एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हो डायफ्राम पे एक वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो डायफ्राम पे लेकर आऊँगा, क्योंकि डायफ्राम के बगैर स्ट्रक्चर अधूरा है अगर आप स्टैड या ई टैब में एनालाइज कर रहे हैं तो, कि ये कोड बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम स्टैड में जब हम एनालाइज करते हैं स्ट्रक्चर को तो, या ई टैब में भी, ई टैब में तो हम जनरली स्लैब बना भी लेते हैं, बट स्टैड में स्लैब नहीं बनाते हैं। स्टैड में स्लैब का लोड अप्लाई करते हैं, बट जो एक्चुअल बिहेवियर होना चाहिए स्लैब का, जो स्टिफनेस मिलनी चाहिए बीम और कॉलम को, वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम फ्लोर प्लेट के थ्रू बना रहे होते हैं तो वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए हमें डायफ्राम लगाना मस्ट है। अब हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक इसमें यहाँ पर एक क्लोज और है फ्रेंड्स, वो आई थिंक अभी आया नहीं है या आगे आएगा, बट मैं अभी बता देता हूँ आपको कि आपको डायनेमिक एनालाइज कब करनी है और स्टैटिक एनालाइज कब करनी है। स्टैटिक में आप जानते हो मैंने आपको दोनों एनालाइज करके बताई है अपने वीडियोस में, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, स्टैटिक भी डायनेमिक भी। स्टैटिक में हम सिर्फ जॉइंट वेट निकालते हैं और जॉइंट वेट निकालने के बाद वो फिल कर देते हैं। और डायनेमिक में क्या करते हैं, हम तीनों डायरेक्शन का एक्स, वाई और जेड, तीनों डायरेक्शन का जो है आपको यहाँ पर तीनों डायरेक्शन का जॉइंट वेट यहाँ पर डिफाइन कराते हैं स्ट्रेट प्रो में। ठीक है, और वो मैंने आपको बताया कि जो वाई डायरेक्शन का है वो आपको 30% भी आप उसको ले सकते हो, यानी वर्टिकल वाला जो है आपको वो आपको 30% ले सकते हो, लेकिन एक्स और जेड जो है आपको 100% लेना पड़ेगा। ठीक है, एक ही क्लोज भी है। तो अब जो आपको स्टैटिक करना है, डायनेमिक करना है, कैसे पता लगेगा, तो डायनेमिक आपको जब करना है कि जब आपका स्ट्रक्चर, ध्यान रखिए, आपका स्ट्रक्चर जोन 3, जोन 4 और जोन 5 में है, यानी अगर इन तीनों जोन में है तो आपको डायनेमिक ही परफॉर्म करना है। अब अगर जोन 2 में है आपका स्ट्रक्चर, सिर्फ सेकंड के लिए अलाउ है, उसमें भी लिमिट है कि अगर आपका स्ट्रक्चर जोन 2 में है और उसकी हाइट 15 मीटर से कम है, 15 मीटर से कम है अगर हाइट, तो आप स्टैटिक एनालाइज परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपकी जोन 2 में भी हाइट 15 मीटर से अप है तो आप तब भी डायनेमिक ही परफॉर्म करोगे एज पर अपडेटेड कोड, स्टैटिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्टैटिक और डायनेमिक का एक यहाँ पर क्लोज भी है, हो सकता है आगे आए या निकल गया हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ताकि मिस ना हो जाए कोई चीज़। जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सामने आ रही हैं कुछ चीज़ें याद आ रही हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता जा रहा हूँ साथ ही साथ। अब और आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब इतना ख़ास इसमें बचा नहीं है, एक दो चीज़ें हैं जो आपकी टेबल जैसे कि है, इसमें आपको सिस्मिक जोन, यहाँ पे एनेक्सा ई है, यहाँ पर आप देखोगे आपकी सिटी वाइज यहाँ पर टेबल बनी हुई है, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, अम्बाला, ये अलग अलग सिटी वाइज आपकी जोन दिए गए हैं और जोन के साथ में, सॉरी जोन लास्ट में दिए गए हैं और जोन से जस्ट पहले जोन के फैक्टर दिए गए हैं, सॉरी पहले जोन दिए गए हैं उसके बाद जोन के फैक्टर दिए गए हैं, यानी थर्ड जोन आपका 0.16 हो गया, थर्ड जोन 0.16 हो गया, सेकंड जोन 0.1 हो गया, सेकंड जोन 0.1, इस तरह से
सभी सिटीज़ के जितने भी पॉपुलर सिटी हैं इंडिया के, सभी के यहाँ पर लिस्ट दी गई है। और अगर आपके सिटी का नाम यहाँ पर नहीं है तो आपके नियरेस्ट सिटी जो भी पॉपुलर सिटी है आप उसके लिए एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना जोन चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको लास्ट में उस जोन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो मेन क्लोज थे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो गई है और जो भी इम्पोर्टेंट क्लोज थे हमारे IS 1893 2016 के, वो सारे के सारे यहाँ पर कवर भी हो गए हैं। और जितने भी पॉपुलर क्लोज हैं वो मैंने यहाँ पर इसमें कवर करने की कोशिश की है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं पार्ट 2, 3 और 4 भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई और स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।